हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी क्लास 12th बीएसटी या फिर मैं बोलूँ बिजनेस स्टडीज़ और आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स के नाम से है, उसके लिए है। और आज हम टॉपिक लेंगे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे बिजनेस में और उसका क्या नेचर है। एक्चुअली मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। मीन्स मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है जिससे हम अपना काम कराते हैं, गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स, दूसरों से और दूसरों के द्वारा। मतलब एक और सिंपल डेफिनेशन लेते हैं जो मैनेजमेंट के सारे एस्पेक्ट्स को हमें क्लियर करती है। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently। means management एक process है, मीन्स पूरा प्रोसेस है, सारे स्टेप्स हैं इसमें जिससे हम अपना सारा काम कराते हैं। क्या एम होता है हमारा काम कराने का? जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करते हैं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इस डेफिनेशन में यूज हुआ एक एक वर्ड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हर एक वर्ड मैनेजमेंट के फीचर्स को, मैनेजमेंट के नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैम हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमारे जो बिजनेस स्टडीज है, हमारी जो कॉमर्स है, उसमें हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज द सिलेबस ऑफ क्लास 12th ओनली। और उसके अलावा मैनेजमेंट में हेल्प होने वाली डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ये सब के बारे में हमें हमारी 12th क्लास में पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट जो हमने अभी पढ़ी, कि सबसे पहले चीज है इसमें कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम अपना काम कराते हैं दूसरों से। गेटिंग थिंग्स डन, कि एक प्रोसेस का मतलब कि पूरा एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग अपना हमारा काम करते हैं। एम मतलब हमारा मोटिव क्या होता है इसमें, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करें। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स मतलब हमारी बिजनेस का हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है अर्निंग मनी एंड सर्वाइवल, जो हम लोगों ने हमारी 11th क्लास में पढ़ाई कि हमारे बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ये टर्म हम लोगों ने नहीं पढ़ी। इन दो टर्म्स के बारे में लेट्स स्टडी। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या फर्क होता है, उससे पहले इन दोनों का क्या मतलब होता है। सबसे एफिशिएंसी मींस डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब किसी काम को सही से करना लेकिन सबसे कम कॉस्ट पे, और जिसमें हम रिसोर्सेज को बिल्कुल करेक्टली ऑप्टिमली यूज करें। मींस काम करना कम समय में और कम बजट में। और इफेक्टिवनेस काम को करना लेकिन जो आपको टाइम दिया उसके अंदर करना। मींस एफिशिएंटली मींस काम को करना विद इन द लेस कॉस्ट, एंड इफेक्टिवनेस मींस काम को करना विद इन द लेस टाइम। तो उन दोनों को मैनेजमेंट के साथ मिक्स करने का मतलब है कि मैनेजमेंट में आप किस एक प्रोसेस के थ्रू अपना काम करवाते हैं या फिर अपने गोल्स को अचीव करते हैं विद मिनिमम कॉस्ट एंड विद इन लेस टाइम। दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से क्या है, इंटररिलेटेड है। क्योंकि अगर आप कम कॉस्ट में काम नहीं करेंगे तो आप विद इन टाइम अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे, और अगर आप टाइम ज़्यादा लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसीलिए ये दोनों टर्म्स आपस में क्या है, इंटररिलेटेड है। इसका एक हमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एक बिजनेस प्रोड्यूसर्स टारगेटेड 1000 यूनिट्स। मीन्स बिजनेस ने टारगेट करा है कि वो 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे लेकिन हायर कॉस्ट पे। तो वो इफेक्टिव तो है क्योंकि उसने अपना टारगेट कंप्लीट करा, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कॉस्ट क्या ली है, ज़्यादा ली है। वो इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों तभी हो सकता है जब वो कॉस्ट भी कम ले और अपना टारगेट भी विद इन टाइम कंप्लीट करे। नाउ हमारा मीनिंग कंप्लीट हो गया है यहाँ पे दोनों टर्म्स का। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने हमारी डेफिनेशन से ही फ्रेम आउट की हैं। नंबर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि हमारा एक फिक्स्ड गोल होता है कि हमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे बिजनेस के हैं उन्हें अचीव करना है बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। इट इज परवेसिव। परवेसिव मतलब होता है आपका, ये यूनिवर्सल है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस पे सब पे अप्लाई होता है एज इट इज। ये नहीं कि अगर मैं एक छोटा सा बिजनेस चला रही हूँ या फिर मैं एक बड़ी सी कंपनी चला रही हूँ कि वो बड़ी कंपनी पे अप्लाई होगी मैनेजमेंट, छोटी बिजनेस में नहीं होगी। बिल्कुल होगी। जैसे कि एक छोटे से स्कूल में भी टीचर्स का एक प्रोसेस होता है कि टीचर्स को अपॉइंटमेंट का, वैसे ही एक बड़ी सी कंपनी में या फिर किसी बड़े सी कॉलेज में भी टीचर्स अपॉइंटमेंट का वही प्रोसेस फॉलो होता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो टर्म हर जगह अप्लाई होती है। थर्ड इज योर मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मीन्स कि ये सिर्फ
लोगों पर नहीं अप्लाई होती, ये काम पर भी अप्लाई होती है और ये हमारे ऑपरेशंस पर भी अप्लाई होती है कि हमें क्या टास्क दिया गया है, हमें उस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है और हमें वो टास्क किन लोगों के लिए कंप्लीट करना है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस मतलब ये नहीं कि एक बार मैंने 1 साल के लिए मैनेजमेंट करी तो मेरा मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। नो, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और ये हमेशा चलता रहता है। इट गोन्स फॉर अरेवर। लाइक उसके अंदर आपकी सबसे पहले हम लोग करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के साथ हम लोग क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए उसके बारे में डिसाइड करते हैं, दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। हम लोग डिसाइड करते हैं हमें किन किन लोगों से, हमें क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम उनको टास्क देते हैं कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर हम उनके टास्क को चेकआउट करते हैं कि उन्होंने अपने टास्क को किस तरह से कंप्लीट किया, उसमें कोई लूप होल्स तो नहीं है, उसमें कोई कमियां तो नहीं है, और फिर उसे हम फिर से प्लान करके करेक्शन करते हैं। दिस इज़ द कंप्लीट मैनेजमेंट प्रोसेस और हमें हमारी बीएससी में, हमारी कॉमर्स में सिर्फ यही पढ़ना है कि व्हाट इज़ प्लानिंग, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज़ स्टाफिंग, व्हाट इज़ डायरेक्टिंग एंड व्हाट इज़ कंट्रोलिंग। बिफोर स्टार्टिंग देम हम लोग पहले पढ़ते हैं सिर्फ व्हाट इज़ मैनेजमेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अगर सिर्फ अकेले मैं ओनर कंपनी की सिर्फ मैं अकेले एक कोई टास्क करने जाऊंगी तो क्या मैं उसे कंप्लीट कर सकती हूँ? नो, मुझे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी एज अ टीम टू कंप्लीट माई डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। डायनामिक फंक्शन है। डायनामिक का मतलब है इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा मैकडोनल्ड्स का। मैकडोनल्ड्स का आप आउटसाइड इंडिया मेन्यू देखिए और विद इन इंडिया मेन्यू देखिए तो बहुत डिफरेंस है। इंडिया में लोग पोटैटो फ्रेंडली ज़्यादा हैं, इंडिया में लोग नॉनवेज फ्रेंडली कम हैं। मैकडोनल्ड्स ने अपने मेन्यू में मेजर चेंजेस करे जिससे वो इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर सके। इसलिए वो जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में प्रोवाइड करते हैं उसमें पोटैटो कंटेंट और ऐसे कंटेंट ज़्यादा होते हैं जो इंडियन मार्केट के लिए इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट इज योर इनटैंजिबल फोर्स। इनटैंजिबल फोर्स मीन्स कि ये एक ऐसी फोर्स है जो देखी नहीं जा सकती, जिसे हम सिर्फ महसूस करते हैं, वी फील। जैसे कि मैं एक पर्सन हूँ, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, मेरी कंपनी लॉसेस में जा रही है तो मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए कि यस हमें काम करना पड़ेगा, उनके अंदर एक स्पिरिट जागने के लिए, जगाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दैट स्पिरिट इज नोन एज योर इंटैंजिबल फोर्स, क्योंकि वो दिखती नहीं है, वो स्पिरिट ऑटोमेटिकली उनके अंदर जनरेट की जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे? पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब एक मैनेजमेंट जो हमारा प्रोसेस है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प आउट करता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सर्वाइवल, कि भाई हमें लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करने हैं जिससे हम अपने कॉस्ट को कवर कर सकें। नेक्स्ट प्रॉफिट, अपनी कॉस्ट को और अपने रिस्क को कवर करना। और लास्ट ग्रोथ, कि भाई फ्यूचर में अपने आप को ग्रो करने हैं तो इसके लिए ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव जो हम सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाते हैं, लाइक हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, एक्सेट्रा। एंड लास्ट हमारा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि हम ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो वो ज़्यादा लोग जो एम्प्लॉयज़ हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं वो भी अपने आप को ग्रो करने के लिए हमारी हेल्प करना। और नेक्स्ट इज योर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हमें इम्पोर्टेंस क्यों है, इतना मैनेजमेंट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? फर्स्ट, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। वही चीज़ जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ी है वही सब बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, जो हमारी कंपनी के गोल्स हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स हम अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को अचीव करें, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी बनाएं जिससे हम कोई भी टास्क, कोई भी काम, अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करें, ऑप्टिमली यूज़ करें, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और उनकी कॉस्ट कम हो जाए। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना। डायनामिक मीन्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना जिससे हमें जो चेंजेस आते हैं उसको हम रेजिस्ट ना कर सके। रेजिस्ट मतलब होता है रुकावट हमारे लिए जो पैदा होती हैं उन्हें हम खत्म कर सकें और चेंजिंग एनवायरनमेंट को, चेंजिंग सिचुएशन को हम लोग क्या कर सकें, अडेप्ट कर सकें। नेक्स्ट इज योर अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी इंडिविजुअल हमारी कंपनी से अटैच होता है, जुड़ता है, वो अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर सके विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना
और लंबे समय के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस को मार्केट में अच्छी स्टैंडिंग दिलाना। और जो एम्प्लॉय मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो अगर मेरे इन गोल्स को अचीव करने में मेरी हेल्प करेगा तो इन रिटर्न में उसको अच्छी सैलरी, अच्छी पोजीशन, अच्छा स्टेटस मार्केट में या सोसाइटी में अवेलेबल कराऊंगी। तो कि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए मेरे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में हेल्प कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हमारी मैनेजमेंट हेल्प करती है। लाइक कि मुझे एम्प्लॉयज़ चाहिए, मुझे कंपनी बढ़ानी है तो उसके लिए मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करनी पड़ेगी। मुझे कंपनी को फ्यूचर में ग्रो करवाना है तो उसके लिए मुझे नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, मुझे नई टेक्नोलॉजी को बनाना पड़ेगा, मुझे इनोवेशन करनी पड़ेगी। और मार्केट में अच्छी स्टैंडिंग चाहिए तो मुझे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाना पड़ेगा। मैनेजमेंट क्या है? क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? व्हाट इज मैनेजमेंट? हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक प्रोसेस है। तो हमने प्रोसेस क्या है वो तो हमने पढ़ लिया। लेट्स डिस्कस हाउ मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट क्या होती है? आर्ट होता है कि स्किलफुली पर्सनल एप्लीकेशन से अपनी नॉलेज को अप्लाई करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, दैट इज नोन एज आर्ट। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। और ये स्किल, ये पर्सनल एप्लीकेशन हमें किसके थ्रू मिल सकती है? स्टडी से, पढ़ाई से, एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से। तो इन सब फीचर्स को हम मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं। आर्ट के फीचर्स है हमारे एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, हमारे पास थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए उस पार्टिकुलर सिस्टमैटिक प्रोसेस की, उस पार्टिकुलर सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव की। नेक्स्ट, हमारी पर्सनलाइज एक्सप्लिकेशन होनी चाहिए। एप्लीकेशन मीन्स हमारा जो यूज होता है उस पार्टिकुलर नॉलेज का पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग वैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन एक बिजनेस चलाता है और वही बिजनेस दूसरा पर्सन चलाता है मार्केट में, लेकिन सेकंड पर्सन के पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं, फर्स्ट के पास क्यों नहीं आते इतने कस्टमर? तो उसका फर्क पड़ता है कि नॉलेज दोनों के पास सेम है, थियोरेटिकल नॉलेज, लेकिन जो उनका एप्लीकेशन है वो दोनों का डिफरेंट होगा। मे बी सेकेंड पर्सन लोगों को अच्छे से परस्यू करना जानता है इसलिए वो ज़्यादा कस्टमर्स को अपने पास खींच पा रहा है, और फर्स्ट पर्सन नहीं जानता है इसीलिए वो कस्टमर्स को अपने पास अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मीन्स उनकी प्रैक्टिस और उनकी क्रिएटिविटी भी डिपेंड करती है कि वो कैसे अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को यूज करते हैं। मैनेजमेंट में लिटरेचर और बुक्स के अलावा इसमें मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे हम अपनी डिफरेंट टेक्निक्स को अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशंस में उन्हें अप्लाई करता है और अपने बिजनेस को, उनके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। नाउ लेट्स सी कि मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट। व्हाट इज साइंस? पहले पढ़ते हैं हम लोग कि साइंस क्या है। साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी है नॉलेज की, जिसमें हम लोग जनरल ट्रुथ्स को टेस्टिफाई करते हैं और उसके बाद उसे अप्लाई करते हैं। हम लोगों ने भी देखा है कि साइंस में हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करते हैं और कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, जो प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे बनी होती हैं और जिनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है। और अब इन सब फीचर्स को हम लोग मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं। मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की, और प्रिंसिपल्स जो उसके डेवलप होते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड पे, वो बेस्ड होते हैं रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस पे, और वो भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट में हम जो भी सीखते हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपनी नॉलेज से सीखते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के वो डायनामिक होते हैं, वो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह एग्जैक्ट नहीं होते, इसीलिए हम लोग मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं। लेकिन जो हमारा ह्यूमन फैक्टर जो इसमें इन्वॉल्व होता है उसकी वजह से साइंस हमारी बन जाती है सोशल साइंस। हम मैनेजमेंट में साइंस के एप्लीकेशंस करते हैं, हम लोग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, लेकिन साथ के साथ वो प्रिंसिपल यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होते। मीन्स कहीं कहीं आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कहीं कहीं आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो जो चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होती हैं वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई नहीं होती। इट डिपेंड्स, इट वैरीज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स डिस्कस मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन वो एक ऑक्यूपेशन है, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमें स्पेशलाइज नॉलेज की और स्किल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, जिसमें एंट्री सिर्फ प्रोफेशनल्स की होती है जो उस पर्टिकुलर स्पेशलाइज नॉलेज को पढ़ के उसके एग्जाम्स क्लियर आउट करके और पर्टिकुलर स्पेशलाइज ट्रेनिंग को कंप्लीट करके उसमें अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करके एंट्री लेते हैं, सिर्फ उन्हीं की एंट्री उसमें होती है। हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स क्या है प्रोफेशन के, कि ये एक वेल डिफाइंड बॉडी है नॉलेज की,
रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, एंट्री होती है विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। डॉक्टर बनने के लिए उन्हें पर्टिकुलर स्टडीज करनी पड़ती हैं, पर्टिकुलर एग्जाम्स क्लियर आउट करने पड़ते हैं और उसके बाद पर्टिकुलर ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है, देन दे आर सर्टिफाइड एज डॉक्टर टू प्रैक्टिस द डॉक्टर प्रोफेशन। इन द सेम वे वो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन से जुड़े होते हैं और एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं और उनका मोटिव होता है अपने क्लाइंट्स को अपने सर्विसेज देना। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? मैनेजमेंट हमारे प्रोफेशन की कोई भी फीचर को फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि मैनेजमेंट में मैनेजर जो होता है उसके पास प्रिस्क्राइब्ड कोई डिग्री होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इसके कोई कोड ऑफ कंडक्ट हमारे पास ऐसे कुछ बने हुए नहीं है। तो मैनेजमेंट हमारी आर्ट है, लेकिन एक इनएग्जैक्ट साइंस है और साथ के साथ मैनेजमेंट प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं है। नाउ लेट्स डिस्कस कि हमारे मैनेजमेंट में डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, जिसमें हमने हमारे मैनेजर्स को कैटेगराइज करा हुआ है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर from the lowest to the highest on the basis of their relative responsibilities, authority and status। means management के levels, मैनेजमेंट की डिफरेंट अथॉरिटीज के बेसिस पे हम लोग हमारे मैनेजर्स को कैटेगराइज करते हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग। हमारा सबसे टॉप मोस्ट लेवल आता है जिसमें सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैक्सिमम होती है, अकाउंटेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसे हम लोग बोलते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिनका काम होता है पॉलिसीज को फ्रेम आउट करना, प्लान्स बनाना और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना। नेक्स्ट लेवल हमारा आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में काम होता है हमारा कि जो वो प्लान्स हमारे टॉप लेवल ने बनाए हैं उनको प्लान्स को इंटरप्रेट करना, उन प्लान्स के लिए छोटे छोटे सब प्लान्स बनाना, जिससे उन प्लान्स को सब डिवाइड करके पूरे साल अप्लाई किया जा सके। नेक्स्ट इज योर लोअर लेवल। लोअर लेवल में होता है आपका एग्जीक्यूशन इन प्लान्स का, कि जो प्लान्स हमारे लिए टॉप लेवल ने बनाए हैं उन्हें जो हमारे मिडिल लेवल ने रिफाइन किया है, अब उन्हें जूनियर लेवल रिफाइन करेगा, उन्हें फॉलो अप करेगा। इसका मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक स्कूल में मैनेजमेंट आपके चलाते हैं प्रिंसिपल या फिर चेयरपर्सन स्कूल्स के। वो स्कूल के पूरे साल का सिलेबस बनाते हैं, पूरे साल के लिए टीचर्स के लिए प्लान बनाते हैं कि इस साल हमारा टारगेट है कि हमारे स्कूल के बच्चे 100% रिजल्ट अटेन करेंगे और हमारे स्कूल को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। इस प्लान को फ्रेम आउट करने के लिए हमारे डिफरेंट एचओडीज बोलूं मैं या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको फ्रेम आउट करते हैं, प्लान को उसको इंटरप्रेट करते हैं और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूरे साल की प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हमें बच्चों को एक्टिविटीज करानी है जिससे वो सिलेबस पूरा समझ सकें, उन्हें किस तरीके से उनके एग्जाम कंडक्ट कराने हैं, उनके डिफरेंट उनके लिए प्लान्स बनाने हैं, उनके लिए डिफरेंट टेस्ट ऑर्गेनाइज करने हैं या कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करने हैं, जिससे वो सारी चीज़ों को क्लियरली समझ सकें। और उसके बाद हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स उन एचओडीज की हेल्प से बच्चों के लिए वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं कि हमें हर मंथ कितना सिलेबस कराना है, किस तरह से टेस्ट लेने हैं, किस तरह से बच्चों की परफॉर्मेंसेस को सुधारना है, जो बच्चे बहुत अच्छे हैं उनको किस तरह से और अच्छा टेस्टिफाई करना और अच्छा बनाना है। ये सब हमारा काम होता है बिजनेस में भी, कि जिस तरह से हमारे बिजनेस में मैनेजर टॉप पोजीशंस पे होते हैं वो फ्रेम करते हैं पॉलिसीज पूरे साल के लिए। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजर्स उन पॉलिसीज को इंटरप्रेट करके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सेग्रीगेट कर देते हैं। फिर हर डिपार्टमेंट अपने लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाता है और हर डिपार्टमेंट अपने जूनियर्स को वो पॉलिसीज देता है और बोलता है हमें किस तरह से उनको प्लान आउट करना है, उन्हें किस तरह से हमें फॉलो अप करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे टॉप लेवल में कौन कौन आता है। टॉप लेवल में हमारे आते हैं चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स और उनकी टीम, जो कि हमारे लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। मिडिल लेवल में हमारे आते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटल हेड्स या फिर प्लांट सुपरिटेंडेंट्स और ऑपरेशन मैनेजर्स, जो अपने अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सारी पॉलिसीज को सेग्रीगेट कर लेते हैं और अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाते हैं और अपने जूनियर्स को ड्यूटीज असाइन करते हैं। और लोअर लेवल या फिर सुपरवाइजरी लेवल में हमारे आते हैं सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन, जो हमारे सबसे सबॉर्डिनेट वर्कर्स होते हैं, जो इस काम को कंप्लीट करते हैं, जो एक्चुअल हमारा बिजनेस रन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या फिर मैं बोलूं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आता है। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में हमारा आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसे मैं शॉर्ट में लिख सकती हूँ POSGC।
जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट के प्रोसेस होता है। प्लानिंग में हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। जिस तरह से हर साल एक देश का बजट आता है एडवांस में, ईयर स्टार्ट होने से पहले, कि पूरे साल हम लोग ये करेंगे, इस तरह से इतना इतना पैसा इस पॉलिसी में डिवाइड कर देंगे, इस प्लान में डिवाइड कर देंगे। ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं कि किसको क्या ड्यूटी दी जाए, किसको क्या अथॉरिटी मिली जाए, जिससे वो उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करके उस पर्टिकुलर प्लान को, उस पर्टिकुलर पॉलिसी को कैरी आउट कर सके। स्टाफिंग में हम लोग राइट पर्सन ढूंढते हैं राइट जॉब के लिए, जिससे हम उन्हें वो पर्टिकुलर अथॉरिटी और काम असाइन कर सकें। डायरेक्टिंग में हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें डिफरेंट टास्क बताते हैं, उन्हें रिगरस प्रैक्टिसेस में डालते हैं जिससे वो उन टास्क को कंप्लीट कर सकें। और कंट्रोलिंग में हम उनकी ऑब्जेक्टिव्स को, उनकी परफॉर्मेंसेस को मॉनिटर करते हैं कि उन्होंने कितना हेल्प करा हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। और जैसे हमें पता है कि मैनेजमेंट हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो कंट्रोलिंग के बाद फिर हम अगले साल प्लानिंग करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने कितना अचीव करा और उसको और हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, कि इन सब टास्क को कंप्लीट कराने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट की ज़रूरत है। प्लानिंग से ऑर्गेनाइजिंग तक जाने के लिए और ऑर्गेनाइजिंग से स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग तक जाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट की ज़रूरत है, जो बिजनेस का एसेंस बोला जाता है, जो मैनेजमेंट का एसेंस बोला जाता है, जो कहते हैं मैनेजमेंट की जान है, मैनेजमेंट की रूट है। दैट इज़ योर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जो सिंक्रोनाइज करती है। सिंक्रोनाइज मतलब होता है सारी एक्टिविटीज को, सारे काम को एक मोशन में, एक फ्लो में ऑर्गेनाइज कर देती है, जिससे हमारे सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और डिफरेंट एक्टिविटीज जो है एक वे में, एक फ्लो में, एक प्लान में आ जाते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपके टास्क ओवरलैप होंगे, तो आपकी एक्टिविटीज़ डुप्लीकेट हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा कियोस हो जाएगा। कियोस मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेस हो जाएगा, आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। सपोज आपने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा और उसमें आप जब कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपके जो एंकर्स होते हैं वो प्रोग्राम की डिटेलिंग देते हैं कि आज हमारा प्रोग्राम का मोटिव क्या है, हमने ये प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किया है। उन सब डिटेलिंग को जब वो बताते हैं तो जिससे लोगों को क्लियर होता है कि हाँ, माहौल बनता है कि हाँ ये हमारा प्रोग्राम क्यों है। उसके बाद आप जितने भी डांस परफॉर्मेंसेस या सिंगिंग परफॉर्मेंसेस अरेंज करते हैं उन्हें एक वे में, एक सिंक्रोनाइज तरीके से अरेंज करते हैं, जिससे लोगों को समझ में आए कि ये आपका प्रोग्राम किस तरफ जा रहा है। और लास्ट में आप बिल्कुल अच्छा वाला अपना डांस परफॉर्मेंस या फिर बहुत अच्छे वाला प्रोग्राम रखते हैं, लोग और अच्छा एंटरटेन हो और आप एंड तक उस चीज से जुड़े रहें। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई मूवी देखने जाते हैं, मूवी की स्टार्टिंग एक सस्पेंस से होती है तो लोगों के अंदर क्रेज आ जाता है कि इस मूवी में एक्चुअली क्या होने वाला है। सेम वे उस मूवी का हर एक कैरेक्टर, उस मूवी का हर एक पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड होता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है, तभी वो मूवी समझ में आती है। अदरवाइज वो मूवी क्या हो जाती है, आपकी बिल्कुल मेस हो जाती है। आपको कहते हैं कि क्या बकवास मूवी थी। इन द सेंस किसी चीज को समझने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। वैसे ही बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस के डिफरेंट एक्टिविटीज को, डिफरेंट प्रोसेस को रन करने के लिए कोऑर्डिनेशन उतना ही जरूरी है। नाउ वी सी द डिफरेंट फीचर्स या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के डिफरेंट क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कोऑर्डिनेशन को इतना इंपॉर्टेंट बना देती हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन इज कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को परस्यू करना, किसी चीज को मोटिवेट करना कि हमें ये काम करना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उन लोगों को मोटिवेट करता है कि यस, आप कोई डिफरेंट एक्टिविटीज जो हमारे बिजनेस की हैं उनका सिर्फ एक मोटिव है, उनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, क्या? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। कोऑर्डिनेशन इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमारे बिजनेस में और उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जितने भी डिफरेंट एम्प्लॉयज अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए काम कर रहे हैं, उन सब मोटिव्स को एक जगह ऑर्गेनाइज करके, एक जगह इकट्ठा करके उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बनाना, बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करवाना, बिजनेस का मोटिव बना देता है। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हर लेवल पे हर जगह रिक्वायर्ड है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी प्रॉपरली रन नहीं कर सकती। कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल। हर जगह किसी भी छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए या फिर आप बड़े से बड़ी कंपनी ले लीजिए, वहाँ पे हर लेवल पे हर एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करने के लिए कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी सारी एक्टिविटीज बिजनेस की इंटरडिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे पे। वैसे ही कोऑर्डिनेशन उनका एक रनिंग फ्यूल है जो उन सब एक्टिविटीज को बांध के रखता है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो मैनेजर टॉप लेवल का है, चाहे वो मैनेजर लोअर लेवल का है, कि वो कोऑर्डिनेशन में रहे। बिकॉज
कोई एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बिजनेस रन करना, बिजनेस एक टीम वर्क है। जब तक टीम इकट्ठा एक साथ काम नहीं करेगी कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता। किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टीम में काम करना, और टीम में काम तभी होता है जब आप कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। आप कोई डांस परफॉर्मेंस देखते हैं, आप देखेंगे उस डांस परफॉर्मेंस में जितने भी डांसर्स होते हैं, जितने भी परफॉर्मर्स होते हैं, उन सब के स्टेप्स, उन सब का फ्लो एक डायरेक्शन में जाता है। कोई भी अलग से नहीं दिखता आपको, सब आपको एक जैसे इकट्ठे लगता है। ऐसा लगता है सब लोग एक नाच रहा है, कोई एक पर्सन डांस कर रहा है। हमें कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि वहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मर्स होते हैं, बिकॉज क्योंकि उनमें कोऑर्डिनेशन होता है, क्योंकि वो लोग सब अपने आप को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे अपने टास्क को इतना अच्छे से करना है कि मेरा टीम वर्क दिखे, मेरी टीम में मैं अकेला ना दिखूं, मेरी टीम दिखे लोगों को। इन द सेम वे बिजनेस अकेले का काम नहीं है, बिजनेस एक टीम वर्क है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट फंक्शन है। डेलिबरेट फंक्शन मीन्स कि कोऑर्डिनेशन एक कॉन्शियस एफर्ट के थ्रू जनरेट होता है, अपनी मर्जी से जनरेट होता है। ये नहीं कि किसी को आप जबरदस्ती बोलेंगे नहीं आप कोऑर्डिनेशन में रहना है, नहीं, किसी से कहा नहीं जाता। पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वॉलंटरी इफेक्ट है कि टीम वर्क में काम करना है तो अपने टास्क को कंप्लीट करिए, अपने टास्क को प्रॉपर्ली रखिए। ये नहीं कि मैं क्यों करूं, दूसरा नहीं कर रहा तो, ये फीलिंग नहीं होती। कोऑर्डिनेशन होती है मैं करूंगा तभी तो दूसरा मुझे देख के और अच्छा करेगा। कोऑर्डिनेशन में ये फीलिंग आनी चाहिए, दैट इज कि कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट फंक्शन है, ना कि हमें जबरदस्ती किसी को कराया जाए। हमने कोऑर्डिनेशन के सारे फीचर्स पढ़ लिए, हमें पता चल गया कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे बिजनेस के लिए। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स जो इंपॉर्टेंस आपने बताई है मैम, ये सब तो कंट्रोलिंग के भी लग रहे हैं, बिकॉज कंट्रोलिंग भी यही काम करती है कि मैनेजर ने जो पूरे साल काम करा या मैनेजर की जो जितनी जितनी एक्टिविटीज जो प्रोसेस मैनेजर ने फॉलो करा उस काम को हमें देखना, दैट इज कंट्रोलिंग। मैं कहूँगी कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन में छोटा सा फर्क होता है। कंट्रोलिंग हाँ उनके काम को देखना, उनके काम को चेक करना, उनके काम को मॉनिटर करना, लेकिन कोऑर्डिनेशन मॉनिटर के साथ साथ उन्हें मोटिवेट करना और हर एक एक्टिविटी को एक दूसरे से बांध के रखना। होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। टिल देन इस टॉपिक को अपनी मटेरियल से पढ़िए, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व आउट कीजिए, और फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन की किसी लैंग्वेज से कोई डाउट आता है सो प्लीज़ कमेंट मी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।